बच्चों, कैसे हो आप? क्लास 11 पढ़ाई हो रही है? शायद हो रही है ना? देखो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्या करना है हमें, चलिए वापस आते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, अभी आप 11th में आए तो 10th में या 9th में आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत देखी होगी, यानी कि एलिमेंट्स 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं आज की डेट में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना? पर अब हमें क्या करना है कि वो जो एलिमेंट्स हमें मिले उनका क्लासिफिकेशन कैसे शुरुआत हुई, ठीक है, वो पढ़ना है स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़नी है हमें हिस्ट्री। केमिस्ट्री की जगह क्या पढ़नी है? हिस्ट्री। किसकी? पीरियोडिक टेबल की। जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उस पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमें ये सीखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उनका क्या क्या नाम है? डॉबेरिनर्स, फिर न्यूलन लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, फिर लोथरमेयर्स कर्व्स, फिर मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। अभी पढ़ेंगे, आज हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में क्या है, ये पूरा इतना सारा आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड में कोई भी एलिमेंट अगर मिला है हमें तो उसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, वो निकालना हम सीखेंगे। कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का आसान है। फिर ये सबसे बड़ी चीज ये होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्कीमिंग इफेक्ट। ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा आपका। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम में आते हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की। ठीक है, जैसे हमने हेडिंग में डाला था पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे, और पीरियोडिसिटी को यूज करके हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ना है आपको। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद हाउ टू फाइंड द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी कि एलिमेंट्स की 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। ठीक है, इसमें बेटा अगर मैं बात करूं जेईई और नीट के बच्चों के लिए, तो इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है। हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है चैप्टर में से, और जो कि इजीली स्कोरेबल है, जिसको हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज थोड़ा हम केमिस्ट्री से हटके क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल देखो बेटा, इसमें अब मैं सब लिखूं कि क्या क्या हिस्ट्री। इसमें वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल, मतलब जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, पर हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है डोबेरिनर्स ट्रायड। ए पार्ट है DOBERINERSTRIADS, डोबेरिनर्स ट्रायड। ना क्या बोला डोबेरिनर्स ने? इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो ABCD करके लिखेंगे अब हम। ठीक है, और फिर हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे 3 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, इन्होंने बोला कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। ठीक है, हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला? इन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर्स में क्लासिफाई किया, और 3-3 के पेयर्स को इन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। और इन्होंने बोला कि वो जो ट्रायड्स हैं उनमें तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। क्या बोला इन्होंने? एलिमेंट्स को तो समझ में आ गया क्या? 3-3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जिन 3 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया उनको इन्होंने ट्रायड्स बोला, और उन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला भाई, अब क्लासिफाई कैसे किया?
इन्होंने बोला 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड। क्या बोला? 3 एलिमेंट है भैया एक्स वाई जेड, ठीक है। इन्होंने बोला उनको हम बोलते हैं ट्राइड्स, ठीक है। फिर इन्होंने बोला जो पहला एलिमेंट होगा से फॉर एग्जांपल उसका मास है 10, दूसरा एलिमेंट है उसका मास है सपोज फॉर एग्जांपल 40, ठीक है। तो जो बीच वाला होगा इन दोनों का मीन जब आप निकालोगे वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर या उसके नियर अबाउट आएगा। क्या बोला? जब आप इसका मीन निकालोगे, मीन क्या होगा भैया? 10 + 40 अपॉन 2, तो 50 अपॉन 2 25। तो इसका जो मास होगा वो 24.5 या 25 या 25.25 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। यानी कि या तो मीन के बिल्कुल बराबर होगा या मीन के बिल्कुल क्लोज आएगा। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास किसका? सेंट्रल एलिमेंट का। एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। किसके बराबर आएगा? इज नियरली द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। क्या बोला? जो सेंट्रल एटम का मास आएगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के बराबर आएगा। याद है? समझ में आ गया? अब इन्होंने, ये तो था उनका कंसेप्ट, ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला? एटॉमिक मास सेंट्रल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मास। मतलब जो उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ट्राइड्स में वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था, ठीक है। अभी जितने भी क्लासिफिकेशन आएंगे लगभग सब में एटॉमिक मासेस ही आएगा, ठीक है। तो चलो कुछ ट्राइड्स करके देख ले। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब ऊपर लिखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स और यहां पे हम लिख रहे हैं ट्राइड्स, ठीक है। और उसके बाद हम लिख रहे हैं मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। समझ में आ गया? तो सबसे पहले इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39, ठीक है। अब मीन निकालो फटाफट। मीन किसका निकालोगे? फर्स्ट और थर्ड का, यानी कि 7 + 39 अपॉन 2 कितना आएगा? कितना आएगा? एग्जैक्टली 23 आएगा, ठीक है। तो क्या देखा? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके बराबर आया? सेकेंड वाले के बीच में, जो बीच में है उसके बिल्कुल बराबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमने ये बोला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेकेंड एक और लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, ठीक है। ब्रोमीन का कितना होता है? 80। आयोडीन का कितना होता है? 127। अब क्या करोगे? फर्स्ट और थर्ड का मास निकालोगे। 127 बेटा, हाँ 127, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ है ना? तो अब कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आएगा? 127 + 35.5 अपॉन 2, यानी कि 7 5 2 कैरी 1 6 162.5 अपॉन 2 यानी कि 81.25 which is close to 80। समझ में आ रहा है? तो क्या? अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्लोरीन एंड आयोडीन इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 75, इसका नियरली 100 होता है, ठीक है। नहीं 100 नहीं होता इसका होता है 120 के आसपास, ठीक है। अब निकालो इसका, निकालो जल्दी निकालो। कितना आएगा? 31 + 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 151
अपॉन 2, तो कितना आएगा 150, 75.5 आ रहा है क्लोज? हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब डोपेरेनस स्टेरॉइड्स आपकी समझ में आ गया। अब आता है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? डीमेरिट्स बोल लो, ठीक है, लिमिटेशन बोल लो, फेलियर तो खैर बोलेंगे नहीं क्योंकि अपने टाइम में तो सक्सेसफुल था, तो फेलियर की जगह हम बोल देते हैं डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स में दो डीमेरिट्स हैं। डॉक्टर रेनल्स सर के टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, ये जो ट्राइड्स वाला रूल है ये सब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। क्या बोला? सब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो ऑल द नॉन एलिमेंट्स, क्या बोला? ऑल द नॉन एलिमेंट्स कैन नॉट बी फिक्स्ड इन द ट्राइड्स। ठीक है, समझ में आ गई? तो आसान है बच्चों, कुछ नहीं करने के लिए। दूसरा क्या था? एक ही, जब आप ग्रुप में एक ग्रुप लेते हो तो उसमें तो भैया 3 एलिमेंट्स नहीं आएंगे ना, एक ग्रुप में ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है पर चौथे पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या बोला? इन द सेम ग्रुप, ठीक है, लॉ is not obeyed by all elements। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन का मास कितना है 19, इसका कितना है 80। अब देखो, अगर हम मीन निकाले तो 19 प्लस 80 अपॉन 2। ठीक, तो दिस इज 99 अपॉन 2 और 99 अपॉन 2 कितना आएगा 44.5। अब क्लोरीन का मास कितना है 33.5 और यहां पे जो हम मीन निकालते हैं वो कितना आ रहा है 44.5। तो क्या ये दोनों आसपास है? नहीं है, तो ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो डोबेरेनस ने सर ने अपने टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनकी जो कोशिश थी वो काफी अच्छी थी, पर सारे एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं थी और एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आज की डेट में उनमें सब में एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? समझ में आया? इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं। वो क्या था? सेकेंड क्लासिफिकेशन था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देखो इन्होंने क्या बोला, मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और मैं इसमें ज्यादा लंबा जाके इसका मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम है। जो आप 2 मिनट में सीख सकते हैं उसके लिए मैं आधा घंटा वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, पहली बात, ये पहला आइटम था, न्यूलैंड सर ने पहला आइटम दिया जिसमें उन्होंने बोला कि पीरियोडिक रिपीटिशन प्रॉपर्टीज का होगा। मतलब क्या कि एलिमेंट्स जो है वो एक डेफिनेट एटॉमिक मास के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला? एलिमेंट्स जो है वो एक, अगर मैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस अरेंज करता हूं तो एक डेफिनेट मास के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। क्या बोला? एक डेफिनेट मास के, एक डेफिनेट नंबर के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं इसमें, पहला पॉइंट क्या है कि दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इन विच पीरियोडिक मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीटिशन। क्या बोला? पीरियोडिक रिपीटिशन। ठीक है, ऑफ इसकी, ऑफ प्रॉपर्टीज
ऑफ एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड। क्या बोला? ये पहला आइटम था जिसमें पीरियोडिक रिपीटिशन किसका? प्रॉपर्टीज का कंसीडर किया गया। ठीक है, अब इसमें बोला क्या किया न्यूलैंड सर ने? क्या बोला? ठीक है, उन्होंने बोला कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses। क्या बोला? of their atomic masses। अब यहां देखिए, सब में मास का गेम है, सब में गेम किसका आ रहा है? मास का। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। क्या बोला? कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं, देन द एट्थ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? eighth element will show the property of the first element। क्या बोला? आठवां एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा जो कि पहला एलिमेंट दिखा रहा है। ठीक है, जस्ट एज ऐसा किसमें होता है? सारे गामा पाता नहीं सर, सुना है? इंडियन म्यूजिकल नोट सुने हैं? जब भी आप म्यूजिक सीखने जाओगे, कहीं भी कोई भी बच्चा जाता है तो सबसे पहले उसे क्या सिखाया जाता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना? ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो जस्ट कैसा? जस्ट सिमिलर टू म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स मतलब वो जो सुर होते हैं इंडियन संगीत में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो सुर होते हैं उनको बोलते हैं म्यूजिकल नोट्स। पहला समझ में आया ना? अब देखो, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको हटा दो बेटा। मैं आपको थोड़ा सा सारे गामा भी सिखाया था। ठीक है बच्चों, यहां तक आया, तो इसको हटाया मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब पहले मैं 1 2 3 4 लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा। आठवां एलिमेंट की जगह 7 के बाद फिर 8th एलिमेंट रिपीट होगा ना? यहां तक समझ में आया? तो अब आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आपको पता है कि उसके बाद नोबल गैसेस आती है। जब न्यूलैंड सर ने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया तो नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में, मतलब नोबल गैस इन्वेंशन में नहीं थी, नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी बात समझ में आई? जब उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया तो नोबल गैसेस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, न्यूलैंड सर को भी नहीं पता था। एग्रीड? तो क्या बोला? सारे काम पाओ। अब उन्होंने क्या बोला कि भैया लिथियम की, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी 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 अलग है। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा, इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी के बाद क्या आता है? सा। दोबारा से सा आता है ना बेटा, है ना? म्यूजिक थोड़ा कम ही आता है बच्चा मुझे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम, फिर क्या है? एल्यूमिनियम, फिर क्या है? सिलिकॉन, फिर कौन है? फास्फोरस, फिर कौन है? सल्फर, फिर कौन है? क्लोरीन। अब क्लोरीन के बाद क्या है? पोटेशियम। अब पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू सोडियम है, लिथियम की। उसके बाद क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम थी। इतनी बात समझ में आ गई? पर कैल्शियम के बाद इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में लग गया ब्रेक। क्या बोला? कैल्शियम के बाद इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में लग गया ब्रेक। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है, तो डीमेरिट्स क्या हो गई? पहला एप्लीकेबल टू लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर ये है, लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, है ना बेटा? कहां तक एप्लीकेबल है? सिर्फ कैल्शियम, और वो भी हल्के एटॉमिक मास वाले। हाँ या ना? ठीक है। और दूसरी बात, जब नोबल गैसेस आ गई तो ये अपने आप ही इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो दूसरा डीमेरिट क्या है? आफ्टर
द डीमेरिट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करना बच्चों, हाँ, गैसेस, द लॉ ऑफ ऑक्टेट्स becomes insignificant. Agreed? तो ये तो होगी, आपने दो क्लासिफिकेशन कर लिए, अब हम आते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, डोबेरेनस पढ़ लिए एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स पढ़ लिया। उसके बाद देखो दो साइंटिस्ट समझ लो, साइंटिस्ट के बीच में जंग चली, एक थे लोथर बेयर्स और एक थे मेंडलीव्स। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम लोथर बेयर्स पढ़ रहे हैं, MEYERS, स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब थोड़ा सा इनकी जो फाइंडिंग्स थी और मेंडलीव सर की जो फाइंडिंग्स थी वो ऑलमोस्ट बराबर थी, पर ये इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो पाए क्योंकि मेंडलीव सर ने अपनी जो वर्क था उनका क्या था, वो वर्क आगे बढ़ेंगे, वो पहले पब्लिश कर दिया एज कंपेयर टू लोथर बेयर्स। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया, आपको हेडिंग दिख रही है एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, है ना। इन्होंने कर्व बनाया, अब कर्व किसके बीच में बनाया, इन्होंने बनाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। और उन कर्व्स में जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने ये देखा कि वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो उन कर्व्स में एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्या, एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दोबारा, he plotted a curve between, ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या देखा कि जब वो कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो कर्व किस तरह से आ रहा है, कर्व इस तरह से आ रहा है, कर्व नहीं बनता हमसे, बस कर्व कुछ इस प्रकार से आ रहा है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं था पर आप इसमें भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब मैं कर्व प्लॉट करता हूं और उनमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम मेरे पास है, तो मास ओवर वॉल्यूम से क्या निकल जाएगा, डेंसिटी निकल जाएगी। तो एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के अगेंस्ट जब प्लॉट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ देखा। तो पहली बार क्या किया वो देख लेते हैं। प्लॉटेड कर्व या ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो पहली बात क्लियर हो गई है ना, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व प्लॉट किया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है कि क्या फाइंड किया, फाउंड दैट एलिमेंट्स, क्या फाउंड किया, दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन in the curves, in the graph या in the curve। ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। ये नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अब मैं पोजीशन के बारे में एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको। क्या है ट्रिक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ है ना, इसको नोट कर लीजिए। सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब आपको ये बता दूं, देखो अब कर्व के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्व के बारे में देखो, ये कर्व है, ये कर्व ऐसा कर्व है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। पढ़ा है ना बेस में, टॉपिक 6 में पढ़ा है बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते नहीं, अगर हम वेव्स पढ़ते हैं तो क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है,
ये क्या है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ स्लोप है, इसको बोलेंगे असेंडिंग स्लोप। ठीक है, इतने पार्ट को। और ये नीचे गिरने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग स्लोप। ठीक है, तो टॉप पे क्या है, टॉप इज क्रेस्ट, बॉटम इज ट्रफ। ऊपर की तरफ जब चढ़ रहे हैं जो स्लोप आ रहा है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग स्लोप, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ स्लोप। और जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं इसको क्या बोला, डिसेंडिंग स्लोप। समझ में आ गया। अब देखो ट्रिक क्या है। ठीक है, पहला CREST, क्रेस्ट पे कौन मिलेगा। ठीक है, ग्रुप फोर्स एलिमेंट्स यानी कि एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये होते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रफ पे कौन मिलेगा, TROUGH, ट्रफ पे सबसे नीचे बॉटम में यहां पे मिलेंगे डी ब्लॉक के मेटल्स, यानी कि इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है बेटा, डी ब्लॉक के मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तीसरी बात असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग स्लोप में कौन मिला, असेंडिंग स्लोप मतलब ये चढ़ता हुआ कर्व। ठीक है, यहां पे मिले आपको हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं, हेलोजेंस होते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। अभी दिखाऊंगा कर्व में, अभी कर्व में देखेंगे आप। ठीक है बच्चों, और डिसेंडिंग स्लोप में कौन मिला, DESCENDING, डिसेंडिंग स्लोप में कौन मिला, ग्रुप सेकंड इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप सेकंड को एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। और ये क्या होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, ऐसा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। समझ में आया। तो ये देखो ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, यानी कि टॉप पे कौन है, यहाँ पे कौन मिलेगा, चलो मैं इनको अलग अलग कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे कौन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लिथियम, यहाँ पे कौन मिलेगा सोडियम, यहाँ पे कौन मिलेगा पोटेशियम, यहाँ पे कौन मिलेगा रुबीडियम एंड सो ऑन। कर्व को आगे बढ़ाऊंगा तो सीधे में मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। असेंडिंग स्लोप में कौन, यहाँ पे कौन मिला, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब क्या है डिसेंडिंग स्लोप में यहाँ पे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, फिर रुबीडियम एंड सो ऑन। समझ में आ गया मेरे ख्याल से कर्व कितना इजी है। क्रेस्ट पे कौन, एल्कली मेटल्स, है ना बच्चों। ठीक है, बॉटम को भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो। असेंडिंग स्लोप, ऊपर की तरफ मिलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, नीचे की तरफ आते हुए एल्कलाइन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यहाँ पे क्या होगा बेरिलियम। ठीक है बच्चों, और सबसे बॉटम में कौन मिला, सबसे बॉटम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ये कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कौन मिला, मैं इसको बना दूं, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, इरिडियम। यहाँ पे सबसे बॉटम में कौन मिल रहा है, सबसे बॉटम में मिल रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब देखो क्या